हेलो साथियों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे संविधान सभा के बारे में। आज हम लोग बातचीत करेंगे आगे संविधान के स्रोत के बारे में। यानी भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ संविधान कहा जाता है, बोरोव्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो किन किन देशों से हम लोगों ने क्या क्या चीजें ली हुई है, ये साफ सीधे तौर पर जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज आप लोगों की हेडिंग होनी चाहिए भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हेडिंग के साथ शुरू करोगे? संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के स्रोत, सोर्सेज। भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ संविधान भी कहा जाता है। तो अलग अलग देशों से चीजें ली गई है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है और अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, कोई मार्क कटने की, डिडक्शन की। पहले दो देशों से काफी ज्यादा चीजें ली है तो याद रखने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज बाद में बहुत ही एक एक दो दो चीजें हैं तो वो इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है ना। तो संविधान के स्रोत में अगर बात करें हम लोग, तो भारतीय संविधान का जो है 2/3 भाग सीधे सीधे तौर पर कहां से लिया हुआ है? तो भारतीय संविधान का 2/3 भाग जो है आपका लिया हुआ है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम नियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है भारतीय संविधान का लगभग 60% भाग जो है वहीं से है। ये अधिनियम अपने आप में काफी बड़ा अधिनियम था और इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी। तो 2/3 भाग हम लोगों ने वहां से यूं की उठा लिया। तो देखो, भारतीय संविधान का 60% भाग जो है वो यूं की यूं कहां से लिया हुआ है? तो वो लिया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का अधिकतम भाग कहां से लिया गया है? तो आंसर क्या दोगे? भारत शासन अधिनियम 1935। अगर भारत शासन अधिनियम 1935 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है और आपको वो दिया हुआ है ऑप्शन में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, तब आपका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन हो जाएगा। लेकिन ब्रिटेन भी दिया हुआ है और भारत शासन अधिनियम 1935 भी दिया हुआ है, तो आपका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो यहां का प्रश्न जो है सीधे सीधे तौर पर बनता है कि भारतीय संविधान का 60% से ज्यादा भाग जो है वो कहां से लिया हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो पहला क्या डालेंगे आप लोग? भारत शासन अधिनियम 1935 डाल दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का 60% भाग, भारतीय संविधान का 60% भाग, या फिर कई बार यूं भी लिख दिया जाता है सीधा 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, या 60% से ज्यादा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। क्यों की यूं डाल रखा है, यानी एकदम वर्ड बाय वर्ड यूं की। ठीक है ना। तो 2/3 भाग जो है यहां से लिया। इसके बाद फिर हम लोगों को आगे अलग कंट्रीज के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से देश से क्या क्या चीज। तो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया हुआ है, ये यूके के संविधान से क्या लिया हुआ है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, या ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया हुआ है? यूके या ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया हुआ है हम लोगों ने? हमारे स्रोत, हमारे संविधान के स्रोत जो है उसमें पढ़ रहे हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया हुआ है? तो ब्रिटेन के संविधान से सबसे पहली चीज अगर हम लोग देखें तो वो है संसदीय प्रणाली, यानी पार्लियामेंट्री, संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम। ब्रिटेन के संविधान से सबसे पहली चीज अगर आप लोग देखेंगे तो वो है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली। भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर से बता रहा हूं कि शासन प्रणाली जो है एक संसदीय भी हो सकती है, एक अध्यक्षात्मक भी हो सकती है। अध्यक्षात्मक का उदाहरण है आपके सामने यूएसए, अमेरिका, और संसदीय का उदाहरण आपके सामने ब्रिटेन। कुछ एक हो सकती है सेमी प्रेसिडेंशियल भी, यानी अर्ध अध्यक्षात्मक, जैसे कि उसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं श्रीलंका। श्रीलंका एक अर्ध अध्यक्षात्मक का उदाहरण है। तो शासन प्रणाली जो है हम लोगों ने संसदीय प्रणाली को चुना है। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि भारत जो है अंग्रेजों के अधीन रहा है और जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो वो इसी संसदीय प्रणाली से ही शासन कर रहे थे और हम लोगों को इसके बारे में फेमिलियरिटी थी। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने सोचा कि इससे
थोड़ी जान पहचान तो है, अध्यक्षात्मक का तो जानते नहीं, ABCD कैसे काम चलेगा। तो संसदीय प्रणाली जो है वो हमारे देश के अकॉर्डिंग भी ठीक बैठ रही थी, और इसके कई फायदे भी, हालांकि अगर बात किया जाए तो कई तरह के फायदे भी है। तो इसलिए जो है हम लोग कह सकते हैं कि भारत ने जो है संसदीय प्रणाली को जानबूझकर ब्रिटेन से ले रखा है, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग ठीक बैठ रही थी। तो संसदीय प्रणाली, ठीक है। अध्यक्षात्मक प्रणाली का उदाहरण पूछे तो यूएस से अध्यक्षात्मक प्रणाली का, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षात्मक प्रणाली का उदाहरण है। बट संसदीय प्रणाली का उदाहरण ब्रिटेन है, और भारत ने भी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ले रखी है। ये बात आप याद रख लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद और क्या लिया ब्रिटेन से हम लोगों ने? इसके अलावा ले रखा है हम लोगों ने एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, साथ ही साथ नोट भी करते रहो। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ले रखी है। इसके अलावा ब्रिटेन से हम लोगों ने और क्या ले रखा है? तो ब्रिटेन से हम लोगों ने ले रखा है एकल नागरिकता। संसदीय प्रणाली के बाद एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया हुआ है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया हुआ है। एकल नागरिकता का क्या मतलब है? आप जिस भी स्टेट के हैं, जिस भी राज्य से हैं आप लोग, आप वहां के नागरिक नहीं हैं, आप वहां के क्या है? वहां के निवासी है। आपके पास आपका एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल बनवाया होगा आप लोगों ने कभी ना कभी। तो डोमिसाइल इज ए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, वो आपके निवासी होने का प्रूफ है, नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अदरवाइज आप किसी भी राज्य के व्यक्ति है, किसी भी राज्य में रह रहे हैं, किसी भी राज्य के निवासी है, आप सब के सब भारत के नागरिक है, और एक भारतीय नागरिकता है आपके पास, एकल नागरिकता। ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया, जिसमें पूरे देश के सभी लोग जो है वो एक नागरिकता रखेंगे, और वो भारत की नागरिकता। उनके पास निवासी वो किसी भी स्टेट के, आज आप लोग राजस्थान के निवासी हो सकते हैं, कल जो है आप हरियाणा के निवासी हो सकते हैं, परसों आप पंजाब में निवासी हो सकते हैं, कहीं भी मतलब आप रह सकते हैं भारत में, तो ये आपको अधिकार होता है। तो इसलिए वहां का आपका डोमिसाइल बन जाएगा, लेकिन नागरिकता जो है भारत की रहेगी, ठीक है ना। तो भारतीय नागरिकता, एकल नागरिकता। हालांकि ब्रिटेन के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है, बट यूएसए के अंदर जो है, यूएसए में क्या है? यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो अमेरिका के अंदर जो है टोटल, अमेरिका के अंदर टोटल 50 राज्य है। कुल 50 राज्य है अमेरिका के अंदर। उन 50 के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको अपने अपने राज्य की नागरिकता, और यूएसए की नागरिकता अलग से है। तो इसको कहते हैं दोहरी नागरिकता, इसको कहते हैं दोहरी नागरिकता। तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया हुआ है? ब्रिटेन से। यूएसए में दोहरी नागरिकता है, ये बात आपको याद रखनी है वैसे ही, लेकिन यहां पर ब्रिटेन से एकल नागरिकता। क्लियर है? अगर किसी भी दूसरे देश की नागरिकता आप ले लेंगे तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी आपकी, यानी वो समाप्त हो जाएगी आपकी। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम लोग सिंगल लॉयल्टी में विश्वास करते हैं। हम कहते हैं एक के प्रति लॉयल रहो भाई साहब, ठीक है ना। तो संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता। और क्या लिया हुआ है ब्रिटेन से? तो ब्रिटेन से लिया हुआ है हम लोगों ने विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। किसने दिया था कॉन्सेप्ट? लॉर्ड डाइसी। लॉर्ड डाइसी के द्वारा दिया गया। लॉर्ड डाइसी, लॉर्ड डाइसी, डाइसी भी लिखा, यह भी लिखा, मिल सकता है। तो लॉर्ड डाइसी के द्वारा जो है दिया गया है ये विधि का शासन। विधि का शासन क्या कहता है? क्या मतलब होता है विधि के शासन का, रूल ऑफ लॉ का? ये कहता है कि विधि के समक्ष सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, विधि के समक्ष सब बराबर है। हालांकि हमारे संविधान को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तो वहां पर एक अनुच्छेद आएगा आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 जो है उसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष सब समान है। तो विधि के समक्ष समान है, ये कॉन्सेप्ट कहां से निकलता है? विधि के शासन से। रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन कहता है कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है, ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं। तो विधि का शासन, हालांकि इसमें अपवाद है कई तरह के, बट वो हम लोग आर्टिकल 14 पढ़ते टाइम देखेंगे। तो विधि का शासन जो है कहां से लिया हुआ है? तो ये लिया हुआ है ब्रिटेन से। और बताओ ब्रिटेन से क्या चीजें ले रखी है? इसके अलावा ब्रिटेन से हम लोगों ने और क्या लिया हुआ है? एकल नागरिकता हो गई, विधि का शासन हो गया,
इसके अलावा संसदीय प्रणाली हो गई। और क्या है ब्रिटेन से? तो ब्रिटेन से लिया हुआ है हम लोगों ने विधि बनाने की प्रक्रिया, रूल मेकिंग प्रोसीजर, विधि बनाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ मेकिंग लॉ, विधि बनाने की प्रक्रिया प्रक्रिया तो विधि बनाने की प्रक्रिया यानी रूल मेकिंग प्रोसीजर कहां से लिया हुआ है? अगेन ब्रिटेन से लिया हुआ है। विधि बनाने की प्रक्रिया का क्या मतलब है कि किस प्रकार से पहले एक विधेयक लाया जाएगा। विधेयक क्या होता है? बिल क्या होता है? जिस पर आपको क्या चाहिए वो लिखा होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, आप किसी भी हाउस में, किसी भी सदन में लेकर आएंगे, उसके बाद उस पर वाचन होता है। वाचन मतलब प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, और फिर फाइनली वो पास होता है। और फिर वो बिल पास होता है दोनों सदनों से, लोकसभा, राज्यसभा से। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तो कोई भी विधेयक बन जाता है अधिनियम, कोई भी बिल बन जाता है एक्ट। बिल का मतलब है विधेयक, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। तो कोई भी बिल को अधिनियम बनने के लिए क्या जरूरी है? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो बन पाता है अधिनियम। और अधिनियम को लागू किया जा सकता है, बिल को कभी लागू नहीं कर सकते आप। विधेयक को लागू नहीं किया जा सकता, अधिनियम को लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने इतने जरूरी है, सोचो आप लोग। ठीक है, तो विधि बनाने की प्रक्रिया कहां से ली हम लोगों ने? अगेन विधि बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने ले रखी है ब्रिटेन से। और क्या लिया ब्रिटेन से? और हमने लिया हुआ है ब्रिटेन से संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेष यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। प्रिविलेज माने होता है विशेष अधिकार। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रिविलेज माने होता है विशेष अधिकार, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। विशेष अधिकार कैसे? जैसे कि आप यहां से याद भी रखो ये चीज, दो आर्टिकल भी याद रखो। एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 105, और एक आर्टिकल है 194। 194 जो आर्टिकल 105 है, आर्टिकल 105 जो है हमारे संविधान में, वो क्या कहता है कि जो संसद के सदस्य है, संसद के सदस्य जो है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, और ये कहता है राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य है, राज्य विधानमंडल के जो विधानमंडल के सदस्य है, ठीक है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए क्या बात करता है? ये विशेष अधिकार की बात करता है। कैसे विशेष अधिकार? देखो, जो हमारे लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य होते हैं यानी संसद के सदस्य होते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उनको, और वहीं जो है अलग अलग राज्यों के जो विधानमंडल के सदस्य यानी विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, उनको इस बात का विशेष अधिकार होता है कि वो संसद के अंदर कुछ भी बोल रहे हैं तो इस आधार पर उनको, उस बात के आधार पर कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसी भी कोर्ट में जो है नहीं घसीटा जा सकता, वो वहां पर अपनी बात खुल के रख सकते हैं। ये विशेष अधिकार है, ये विशेष अधिकार है उनको, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। संसद में उन्होंने कुछ भी कहा है। वही चीज जो है राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए भी है। अगर राज्य विधानमंडल के सदस्यों ने कुछ भी कहा है तो इस आधार पर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कहीं भी, ठीक है ना। इस आधार पर इनको कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते आप, समझे बात को। तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए भी ये विशेष अधिकार है। तो आर्टिकल 194 के लिए राज्यों के लिए है और आर्टिकल 105 के तहत संसद के सदस्यों। ये यहीं से याद रखो, किसी दिन पूछ लिया कि कौन से अनुच्छेद के तहत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार है, आर्टिकल 105 के तहत है। इसी तरह से अगर आप लोग देखो तो विशेष अधिकार तो और भी होते हैं, जैसे कि संसद के सदस्य होते हैं तो उनको जो है जब सत्र चल रहा होता है उस दौरान जो है किसी भी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल मामले में किया जा सकता है, आपराधिक मामले में, सिविल मामले में नहीं किया, ठीक है ना। तो सत्र के दौरान भी, सत्र से पहले और सत्र के बाद में उनको सिविल मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कुछ दिन के लिए उनको ऐसा छूट भी होता है। तो इस तरह की जो प्रिविलेजेस है, इस तरह के जो विशेष अधिकार है, वो किसको प्राप्त है? संसद के सदस्यों को और
राज्य विधानमंडल के सदस्यों को इन अनुच्छेदों के तहत। क्लियर है? और क्या लिया हुआ है ब्रिटेन से? और ब्रिटेन से क्या ले रखा है हम लोगों ने? और ब्रिटेन से ले रखा है, एक ये वर्ड ध्यान रखो आप लोग, रिट। रिट, रिट का क्या मतलब होता है? रिट माने आदेश। रिट का अर्थ होता है आदेश। रिट का क्या मतलब होता है? आदेश। रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है रिट जारी की जाती है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है, जिनके नाम आप लोगों ने कई बार सुने भी होंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। नहीं सुना है तो मैं सुनाऊंगा अच्छे से और मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, एक एक आपको, और बड़ी आसानी से समझ में आएगी, बहुत आसान है वो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है जैसे। उसी तरह से आप लोगों ने नाम सुना होगा परमादेश है। उसी तरह से आपने नाम सुना होगा अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। इनके अंग्रेजी नाम भी जो है ना वो जरूर सुने होंगे, हिंदी में नहीं सुने। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होती है, और परमादेश जो होती है, और जो क्यो वारंटो होती है, इन तीनों को एक सीक्वेंस में अगर आप लोग याद रखते हैं तो इजीली याद भी रह सकती है। ठीक है ना? उसके बाद एक होती है आपकी उत्प्रेषण, और एक होती है प्रतिषेध। उत्प्रेषण यानी सर्टियोरेरी, सर्टियोरेरी। और प्रतिबंध, प्रतिषेध कौन सी होती है? वो होती है प्रोहिबिशन। तो ये 5 रिट होती है। एक होती है हैबियस कॉर्पस, जिसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक होती है मैंडामस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? परमादेश। और तीसरी होती है आपकी कौन सी? तीसरे वाली होती है आपकी क्यो वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। फिर होती है सर्टियोरेरी, उत्प्रेषण। और फिर होती है आपकी पांचवी कौन सी? प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। तो ये 5 प्रकार की रिट होती है जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना? जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से चीजों को। तो रिट जो है, रिट का सिस्टम हम लोगों ने कहां से सीखा है? तो रिट जो है हम लोगों ने सीखा है, ये रिट का सिस्टम जो हम लोगों ने लिया है ब्रिटेन से। क्लियर है बात? तो ये भी आपको आइडिया रखना है। इसके अलावा और ब्रिटेन से क्या लिया हुआ है? तो ब्रिटेन से और लिया हुआ है हम लोगों ने द्विसदनवाद। द्विसदनवाद, द्विसदनवाद माने क्या होता है? बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरलिज्म, बाई वर्ड लग गया मतलब दो, बाईकैमरलिज्म। तो द्विसदनवाद या बाईकैमरलिज्म, इसका मतलब होता है दो सदन होना। इसका अर्थ क्या होता है? दो सदन होना। कैसे? जैसे एक लोकसभा है, के सामने दूसरा क्या है? राज्यसभा है। लोकसभा के सामने राज्यसभा दूसरा सदन है। समझ गए? तो लोकसभा है के सामने दूसरा सदन कौन सा हो गया? राज्यसभा। उसी प्रकार विधानसभा होती है राज्यों के अंदर, उसके सामने क्या होना चाहिए? विधान परिषद। तो लोकसभा के सामने राज्यसभा, उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा के सामने विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद जो है वो भारत में केवल 6 ही राज्यों में है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही है। तो सभी राज्य द्विसदनवाद नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि सभी राज्य द्विसदनवाद नहीं है। कुछ राज्य द्विसदनवाद है, यानी केवल 6 ही राज्य द्विसदनवाद है। लेकिन केंद्र में क्या है? द्विसदनवाद है। तो ये केंद्र में जो द्विसदनवाद, दो सदनों का होना, ये हम लोगों ने कहां से सीखा? ब्रिटेन से सीखा है साहब, ब्रिटेन से सीखा है। तो ये ब्रिटेन से सीखा हुआ है। ठीक है? तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखें। ठीक है? तो दो सदनों का होना, तो द्विसदनवाद। कौन कौन से 6 राज्य हैं वो? अगर ये भी पढ़ना है तो ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो आप अभी से ही। तो द्विसदनवाद जो है कहां कहां पर है, दो कौन कौन से राज्यों के अंदर है, 6 राज्यों में, तो वो भी ध्यान रख लो। जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, इसके अलावा बिहार में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा महाराष्ट्र में है, इसके अलावा कर्नाटक के अंदर है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर है, इसके अलावा तेलंगाना के अंदर है, तेलंगाना के अंदर। ठीक है ना? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य है जहां पर द्विसदनवाद यानी बाइकैमरलिज्म का सिस्टम है। अच्छा, और क्या लिया हुआ हम लोगों ने ब्रिटेन से, और बताओ? और लिया हुआ हम लोगों ने स्पीकर का पद, अध्यक्ष का पद। या क्या बोल सकते हो? स्पीकर का
पद, ऑफिस ऑफ स्पीकर, ये हम लोगों ने कहां से सीखा है? ऑफिस ऑफ स्पीकर, स्पीकर का पद कहां से सीखा है? तो अध्यक्ष का पद जो है ये सिस्टम कहां से लिया हुआ है? तो ये हम लोगों ने ले रखा है ब्रिटेन से। जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं ना, तो स्पीकर का पद हम लोगों ने कहां से सीखा है? ब्रिटेन से सीखा है हम लोगों ने। कैसे सीखा है ब्रिटेन से? देखो, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में स्पीकर है, वैसे ब्रिटेन में भी लोकसभा, वहां की जो लोअर हाउस होता है, निम्न सदन होता है, निचला सदन होता है, उसका स्पीकर होता है। लेकिन भारत के स्पीकर और ब्रिटेन के स्पीकर में थोड़ा सा अंतर भी है। ब्रिटेन में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब स्पीकर बनता है तो वह पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है उस टाइम, ताकि वो न्यूट्रल रह सके, यानी एकदम न्यूट्रल कंडीशन में रहते, पक्षपात ना हो। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो स्पीकर जो होता है, पार्टी जिस पार्टी से भी चुना जाता है, वो पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है। हमारे में नहीं छोड़ी जाती, बट छोड़ना चाहे तो छोड़ा भी जा सकता है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन हमें वहां पर क्या होता है ब्रिटेन में, वहां पर छोड़ देता है। और वहां एक कहावत और है, वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर। वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, एक सेकेंड, वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर का क्या मतलब होता है? तो वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर का क्या अर्थ होता है, ये बात कर रहे थे हम लोग। तो वहां पर क्या होता है कि एक बार जो व्यक्ति स्पीकर बन गया ब्रिटेन के अंदर, अगर वो दोबारा भी चुन के आएगा तो पहला हक उसी का ही है। तो वो बार बार जब तक सदन का सदस्य रहेगा तब तक स्पीकर बनने का पहला हक उसी का ही होता है। तो इसलिए वहां पर कहा जाता है कि वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर। ठीक है ना? तो ये भी थोड़ा सा आइडिया रख लेना। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो हम लोगों ने ब्रिटेन से ले रखी है, आपको ध्यान रखनी है। तो क्या क्या हो गया, साथ साथ नोट भी कर लिया आप लोगों ने। सबसे पहली है संसदीय प्रणाली। सबसे पहले क्या थी? संसदीय प्रणाली। दूसरी क्या है? एकल नागरिकता, नोट कर लेनी है। तीसरे नंबर पे है विधि का शासन। चौथे नंबर पे क्या है? विधि बनाने की प्रक्रिया। पांचवें नंबर पे क्या है? संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है। छठे नंबर पे क्या है? रिट, रिट आदेश। अंग्रेजी में रिट को ऐसे लिखते हैं, रिट, हिंदी में रिट ऐसे होती है। इसके अलावा और क्या लिया है हम लोगों ने? तभी सदनवाद, तभी सदनवाद। उसके अलावा और क्या लिया हुआ हम लोगों ने? अध्यक्ष का पद, स्पीकर का पद जो है वो भी कहां से है हमारा? ब्रिटेन से। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, जरूर से अवश्य ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर आगे अमेरिका के संविधान। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? अमेरिका के संविधान, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया हुआ है? क्या क्या लिया हुआ है? द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, है ना? मौलिक अधिकार। तो पहली चीज क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अच्छे से। भारतीय संविधान का पार्ट जो है वो तीसरा है, और आर्टिकल जो है वो 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 और पार्ट थर्ड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें उल्लेख है इसके बारे में उल्लेख है मौलिक अधिकारों के बारे में। लेकिन ये कहां से लिया हम लोगों ने? जैसे अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स है, वैसे ही हमारे यहाँ क्या है? मौलिक अधिकार है। अमेरिका में क्या है? बिल ऑफ राइट्स है, वैसे ही हमारे यहाँ क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है ना? वैसे ही हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है, जैसे अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स है। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान का भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35, एक एक करके अच्छे से सारे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, चिंता नहीं करनी। ठीक है। इसके अलावा और क्या लिया हुआ है? तो अमेरिका से क्या लिया हुआ है? अमेरिका से हम लोगों ने और लिया हुआ है प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। ठीक है। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, इसके बारे में भी बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग, चिंता की कोई बात नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। मौलिक अधिकार हो गया, प्रस्तावना हो गया, और क्या लिया हुआ है? अमेरिका से हम लोगों ने लिया हुआ है
लिखित संविधान। लिखित संविधान का प्रावधान कहां से लिया हुआ है? लिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान क्या था? अलिखित था, लेकिन यूएसए का क्या था? लिखित संविधान का प्रावधान। तो लिखित संविधान का प्रावधान कहां से लिया हुआ है? ये लिया हुआ है हम लोगों ने यूएसए से, क्योंकि ब्रिटेन में क्या था? ब्रिटेन में क्या है? तो ब्रिटेन में ब्रैकेट में लिखोगे आप, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान है ब्रिटेन में, तो अलिखित संविधान है भाई साहब, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यूएसए से क्या लिया प्रोविजन? लिखित संविधान का प्रावधान। समझे बात को? और क्या लिया हुआ है बताइएगा, और अमेरिका से क्या क्या चीजें ले रखी है? तो देखिएगा, और अमेरिका से हम लोगों ने ले रखा है न्यायपालिका का स्वतंत्र होना। तो स्वतंत्र न्यायपालिका यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है? कि हमारी न्यायपालिका जो है वो एकदम स्वतंत्र है, वो किसी के बंधन में नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कौन सा प्रोविजन है? ये भी ब्रिटेन, इसका अमेरिका का एक प्रोविजन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भी यूएसए का ही है, जो कि हमने ले रखा है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? इसका अर्थ होता है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। कैसे? शक्तियों के पृथक्करण का अर्थ होता है कि जो विधायिका है वो न्यायपालिका से अलग हो, न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से अलग हो, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अपना अपना अलग अलग काम करें। ये होता है शक्तियों का पृथक्करण। दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें, उतना ही बेहतर है। शक्तियों का पृथक्करण का जो सिस्टम है वो कहां से लिया हुआ है? अमेरिका से। याद रख पाएंगे आप लोग? शक्तियों का पृथक्करण। न्यायपालिका स्वतंत्र है हमारी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे पास, क्योंकि कोई इंटरफेयर नहीं, अपना अपना कार्य करें, तो स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, और बताइए क्या लिया हुआ है हम लोगों ने अमेरिका के संविधान? तो अमेरिका के संविधान से और क्या लिया हुआ है? एक सबसे बड़ी टर्म मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, वो है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ होता है? कि अगर कोई भी ऐसा कानून है, कोई भी ऐसा कानून है जिसका जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कोई भी ऐसा कानून है जिसके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे कानून को जो है जुडिशरी के द्वारा रद्द कर दिया जा सकता है, नल और वॉइड करार दिया जा सकता है, यानी रद्द किया जा सकता है। ये कहां से सीखे हम? अमेरिका से सीखे सर। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो कहां से लिया हुआ है? अमेरिका से लिया हुआ है। क्लियर है यहां तक सब बातें आप लोगों को? के बाद देखिए आगे और क्या लिया हुआ है। तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया हमारा। के बाद है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल अभी से याद रख लो, आदत डाल लो थोड़ी थोड़ी। आर्टिकल 61 जो है वो है राष्ट्रपति का महाभियोग, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में जिक्र है। इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड यूज होता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट सर मतलब क्या है इसका? इम्पीचमेंट महाभियोग छोड़िए, आप हमें ये बताइए होता क्या है, किस बला का नाम है ये? तो ये होता है सर, महाभियोग माने रिमूवल, हटाना। ठीक है ना, क्या होता है? रिमूवल या हटाना।
कैसे? यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा सीखा कहां से हम लोगों ने? तो ये सीखा है हम लोगों ने अमेरिका से, सिखाया हम लोगों को अमेरिका ने। तो राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत किया जा सकता है। महाभियोग वर्ड जो है हमारे संविधान में एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, वो है राष्ट्रपति। बाकी किसी के लिए महाभियोग वर्ड यूज नहीं हुआ है, बाकी सबको रिमूवल, हटाना ऐसे लिखा हुआ है। इनके लिए इंपीचमेंट या महाभियोग मतलब है तो हटाना ही, बट थोड़ा सा अंतर है, बट ज्यादा आपके लिए काम की बात नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, राष्ट्रपति का महाभियोग जो है मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाना, और उसको हम लोगों ने कहां से सीखा है? अमेरिका से। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? 61 है। नोट कर रहे हैं ना आप लोग साथ की साथ? तो आर्टिकल इसका है 61, यानी अनुच्छेद है 61, अनुच्छेद है 61। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे बड़े बहुमत की आवश्यकता होती है। दिस इज कॉल्ड द टफेस्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाने में जो बहुमत चाहिए, सबसे कठिन बहुमत, सबसे कठिन बहुमत। इसके बाद और क्या लिया हुआ है यहां से, ये देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, यानी उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा तथा उच्च न्यायालय का न्यायालय के न्यायाधीशों को, न्यायाधीशों को हटाने का, हटाने का तरीका या हटाने की प्रक्रिया, हटाने की, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। देखिए आप लोग, आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का, वो है आर्टिकल है एक का, आर्टिकल नंबर है 124 का क्लोज 4। देखो, इसको बोलते हैं आर्टिकल 124, इसको बोलते हैं क्लोज 4। आगे भी कुछ लिखा हो ना ऐसे, तब क्लोज हो जाता है फिर उसको, ठीक है। लेकिन हमारे लिए तो क्या है अभी, आर्टिकल 124 के क्लोज 4 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है पद से। तो कल को अनुच्छेद आपको अगर पूछ लिया जाए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन से अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है, तो आर्टिकल 124 क्लोज 4। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी कौन से आर्टिकल के तहत हटाया जाता है? इनको हटाया जाता है आर्टिकल 217 क्लोज 1। तो थोड़ा थोड़ा याद रखना शुरू करना है अभी से ही, ठीक है ना। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है आर्टिकल 217 क्लोज 1 के तहत, इनको हटाया जा सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल 217 क्लोज 1 के तहत हटाया जा सकता है हाईकोर्ट के न्यायाधीश। तो हटाने की प्रक्रिया कहां से सीख के आए हम लोग? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हम लोग सीख के आए हैं अमेरिका से, अमेरिका से सीख, ठीक है। उसके बाद और बताओ अमेरिका से क्या लिया हुआ है? तो देखो, राष्ट्रपति जो होता है, हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है, वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। आपको पता है राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है। तो ये प्रावधान भी कहां से लिया हम लोगों ने? राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति के रूप में हो, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च, सर्वोच्च सेनापति होना। राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होना कहां से सीखा है? ये सीखा है हम लोगों ने कहां से? कहां सीखा है सर? ये सीखा है हम लोगों ने, तीनों सेना कौन सी? भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय जल सेना, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होंगे? ये होंगे हमारे देश के राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति। क्लियर है ना बात यहां तक आप लोगों को? राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। हालांकि तीनों सेनाओं के ऊपर एक इंटीग्रेटेड हम लोगों ने जो है ना कंबाइंड एक पद और बना रखा है,
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करके सीडीएस की पोस्ट, जो बिपिन रावत थे पहले, आपको पता होगा बिपिन रावत जो है पहले सीडीएस बने थे देश के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो तीनों सेनाओं में सामंजस्य बिठाने के लिए एक पद क्रिएट कर रखा था हम लोगों ने, वो अलग चीज है। लेकिन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा, ये सब कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होना राष्ट्रपति को, ये वाली बात हम लोग कहां से सीख के आए? ये सीख के आए हम लोग सर अमेरिका से। इसके बाद आप लोगों ने एक पद का नाम सुना होगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का पद, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का पद कहां से सीखा? उपराष्ट्रपति का पद, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया हुआ है, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति का पद ऐसी स्थिति में संभाल लेता है। लेकिन क्या होता है, एक सेकेंड, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है, बट होता क्या है कि राष्ट्रपति का पद जो है उपराष्ट्रपति केवल और केवल अधिकतम समय कितने तक संभाल सकता है? तो अधिकतम जो है अवधि होती है 6 महीने। अधिकतम 6 महीने तक ये इस पद पर रह सकते हैं। यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर या अचानक त्याग पत्र दे देने पर, अचानक मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। ये बात जानते हैं आप लोग? अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। फिर कहोगे सर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो और राष्ट्रपति का रिक्त हो जाए तो क्या करेंगे? तब भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, वो पद संभालेगा सर। फिर सर अगर वो भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा वो पद संभालेगा, और वरिष्ठतम तो कई सारे बनते जाएंगे अगर नहीं होंगे तो, ठीक है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश पद संभालेगा। तो राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु या त्यागपत्र होने पर जब तक नया राष्ट्रपति नियुक्त ना किया जाए, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है, तब तक जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालता है। लेकिन यह अवधि अधिकतम 6 महीने हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में हम लोगों ने लिखा हुआ है कि 6 महीने के भीतर भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है, यदि राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देते, ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए इसीलिए है, समझ रहे हैं बात को? उपराष्ट्रपति का पद जो है वो हम लोगों ने वहां से लिया हुआ है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में, अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के बीच में फर्क क्या है? देखो, अमेरिका में चुनाव होते हैं 4 साल के बाद, और वो 4 साल के बाद ही होंगे। अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है 1 साल बाद, तो बाकी की बची हुई 3 साल जो है उपराष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति का पद संभालता है। तो वहां के उपराष्ट्रपति के पास थोड़ी सी तरह की शक्ति तो है, ज्यादा है, यानी बाकी बचा हुआ टर्म जो है पूरा का पूरा वहां पर उपराष्ट्रपति संभालता है। तो इनको याद भी रखना है आप लोगों को। इतने ही जो है प्रोविजन हम लोगों ने लिए हैं सिर्फ अमेरिका से, ठीक है ना। इसके अलावा एक एक चीज और लिख लो, अमेरिका से और क्या लिया हुआ हम लोगों ने? अमेरिका से हम लोगों ने लिया हुआ है विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया, तो अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जब आर्टिकल 21 पढ़ाऊंगा संविधान का, टाइम पर पढ़ाऊंगा अच्छे से विधि की उचित प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि उसी टाइम मुझे यह भी बताना पड़ेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है। तो उसी दिन बताऊंगा विधि की उचित प्रक्रिया क्या होती है। बड़ी आसान सी बात है, कुछ भी नहीं है, लेकिन विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया समझ जाओगे तो विधि की उचित प्रक्रिया समझने में एकदम आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो विधि की उचित प्रक्रिया ये हम लोगों ने कहां से लिया हुआ है? यूएसए से लिया हुआ है। इसके अलावा एक चीज और भी याद रख लो, इसके अंदर एक चीज याद क्या रखोगे? विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष
विधि के समक्ष समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समान संरक्षण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो विधि के समक्ष समान संरक्षण, विधि की उचित प्रक्रिया, ये सब चीजें भी हम लोगों ने कहां से ले रखी है? अमेरिका से ले रखी है। तो ये आप ध्यान रखोगे। विधि के समक्ष समान संरक्षण भी समझाऊंगा आपको, आर्टिकल 14 पढ़ाऊंगा तब। क्या है उसमें, बड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। विधि के समक्ष समानता की बात की गई है वहां पर, और विधि के समक्ष समान संरक्षण की भी बात की गई है। मौलिक अधिकार पढ़ते टाइम ये दोनों वर्ड्स हमारे सामने आएंगे, ठीक है। तो अगर कल को ये चीजें अगर पूछी जाए कि ये कहां से है, तो ये थोड़ा सा आइडिया रखना है कि ये दोनों भी जो क्या है, अमेरिका से है, ठीक है। तो अब एक बार क्विकली रिवाइज कर लो, और ये साथ की साथ नोट भी करना है। मैंने आपको बताया था पहले से ही, तो ध्यान रखो। सबसे पहला था भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का 2/3 भाग और 60% से ज्यादा कहां से लिया हुआ है? यहीं से लिया हुआ है, भारत शासन अधिनियम। ब्रिटेन से या यूके से क्या लिया हुआ है? तो संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि बनाने की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार में आर्टिकल 105 और 194 भी बता दिया साथ में, ध्यान रखो। उसके बाद रिट, रिट मतलब आदेश। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बड़ा विस्तार से पढ़ेंगे जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे, डोंट वरी। उसके बाद द्विसदनवाद, 2 सदनों का होना, द्विसदनवाद, ठीक है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हो गए ना, एक लोकसभा सदन हो गया, दूसरा राज्यसभा सदन हो गया, तो 2 सदन होना, ठीक है। उसके बाद है अध्यक्ष का पद यानी स्पीकर का पद, कहां से लिया हुआ है? तो ये लिया हुआ है ब्रिटेन से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से है, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से है, लिखित संविधान का प्रावधान जो है वो भी अमेरिका से है, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो भी अमेरिका से है, और न्यायिक पुनर्विलोकन जो है जुडिशियल रिव्यू वो भी अमेरिका से है। इसके अलावा राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होना, यह भी कहां से है? अमेरिका के संविधान से है। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद है, विधि की उचित प्रक्रिया है, और विधि के समक्ष समान संरक्षण है। तो अच्छे से नोट करके और ट्राई करो थोड़ा थोड़ा याद करने की, या फिर अगर 1-2 लोग मिलके पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे को सुनाने की भी तैयारी करो, सुनाने की भी कोशिश करो। यानी अगर हो सकता है कोई 2 फ्रेंड जो है एक साथ पढ़ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट क्या हो सकता है कि आप आपस में थोड़ा कॉम्पीट करो, एक दूसरे को चीजें सुनाओ कि देखो मैं तुमसे ये सुनूंगा अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिखा हुआ है, फिर कितने भूलता है उतना पेनल्टी लगा दो, कि इतनी चॉकलेट देनी पड़ेगी भाई। अगर 4 बताए और टोटल मान लो 10 है, तो 10 में से 4 ही बता पाया, तो उसको बोलो कि ये चॉकलेट लगेगी, छोटी छोटी रख लो, 5-5 रुपए की, 2-2 रुपए की, जो भी है, बट पेनल्टी होनी चाहिए। तो उससे क्या है कि थोड़ा कंपटीशन और बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ करके रखो, इससे जो है बड़ा आपकी पढ़ाई जो है बूस्ट होएगी। तो ये भी इस तरह का थोड़ा कर सकते हो आप लोग। तो आपस में जो है मेमोराइज करने की कोशिश किया करो, या फिर बैठे बैठे सोच रहे हो कि अच्छा अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया हुआ है, मैं सोच के देखता हूँ क्या क्या याद आ रहा है। इससे क्या होता है कि आप लोग याद रखने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ट्राई करो इसको। मिलते हैं अगली क्लास में, और उसमें जो है हम लोग बाकी के जो स्रोत जो है यानी अलग अलग देशों से लिए हुए हैं हमारे संविधान में कुछ प्रावधान, उनके बारे में बात करेंगे। तो अन्य सोर्सेज की बात कब करेंगे? अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।